गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रभाशंकर पंड्या महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी स्वस्थ और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होगा। हमने जो बेटा प्रीवियस क्लास में जो दो टॉपिक्स पर चर्चा की थी उन दो टॉपिक्स से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सृजनात्मकता को पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके साथ में हमने पढ़ा था संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी हो चुका था हमारा। दोनों के क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपके एग्जाम के पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि एक पेपर मॉडल पेपर जो है वो भी आपके सामने हम प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष तरीके से ही हम आपके सामने ले आएंगे। हमें जो आज पढ़ना है इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली पढ़ना, आपको ऐसा ना हो कि इसको यहाँ पढ़ लिया है तो आगे कहीं नहीं पढ़ना है। इसको हमेशा एक बात का ध्यान अवश्य रखना बेटा, आप जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ रहे हो उसका टकराव आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं न कहीं आपको होने वाला है। मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है यही टॉपिक आप देख लो रीड में भी है, यही टॉपिक आप देख लो सेकंड ग्रेड में भी है, यही टॉपिक आप देख लो तो पीटीटी पीएसटी जो भी आप एग्जाम में पढ़ोगे उस एग्जाम में है। मतलब समझ जाना कि कोई भी ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स दोगे उन सभी में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत व समग्र व्यापक मूल्यांकन क्या है समझ में ना आए तो ध्यान रखो, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस। और मूल्यांकन को आकलन भी लिख देगा कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए, तो हमेशा बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब सीसीई के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि लिखते हैं इसको सीसीई। ये आजकल जो बीएड कर रहे हैं बच्चे जो स्कूल्स में जा रहे हैं उनकी एक फाइल भी है सीसीई की। ये स्कूल्स में जो जाएंगे जिनको मिलेगा इंटर्नशिप में स्कूल, उनको ये सीसीई का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीसीई की एक पूरी बुक होगी पतली सी, उसको स्कूल्स में जाने के बाद पढ़ना होगा। देखो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन आया क्यों, एक बड़ा प्रश्न है कि सर ये आया क्यों, इसकी जरूरत सर क्यों पड़ी। तो हमने देखा कि बहुत सी बार ऐसा होता था बेटा कि बच्चे जो थे वो नंबर हम देखते अब खुद के, और नंबर देखने के बाद कभी कभार ऐसा होता कि 1 नंबर 2 नंबर कम आ जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, बच्चा कभी बार सुसाइड कर लेता है कि मेरा इससे 1 नंबर कम कैसे आ गया, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बच्चा। तो बहुत सारी बेटा ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सीसीई को लाया गया है। और सीसीई जो है वो बच्चों के अंदर एक द्वंद्व कम कर रहा है, नंबरों को लेकर जो कंपटीशन है वो द्वंद्व है वो कम हो रहा है। तो हम देखें सतत और व्यापक मूल्यांकन हम देखें तो उसकी शुरुआत अगर हम कहें तो आपने भी देखा होगा कुछ साल पहले, और ऐसी स्थिति थी वहाँ पर कि जैसे कोई बच्चा 98 मार्क्स ला रहा है, कोई 99 ला रहा है, कोई 100 ला रहा है, तो कंपटीशन तो सिर्फ 1 नंबर को लेके हुआ, 1 नंबर ऊपर नीचे हुआ। इसको फर्स्ट रैंक मिल गई, इसको सेकंड रैंक मिल गई और इसको थर्ड रैंक मिल गई। और फिर से ये इससे जलेगा और ये इससे जलेगा। और एक चीज़ तो फिक्स है, कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त हो आपका, पर एक चीज़ आप नोट कर लेना कि दोस्त के फेल होने जाने पे कभी गम नहीं करता, किसी दोस्त को गम नहीं होता है। पर दोस्त अगर किसी दोस्त से ज़्यादा नंबर ले आया तो उस दोस्त के अंदर एक अलग ही द्वंद उत्पन्न हो जाएगा, एक नाखुश हो जाएगा वो। आप देखना, आपके भी काफ़ी दोस्त होंगे, काफ़ी मित्र होंगे, तो आप भी उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका दोस्त अगर 1 नंबर से आपके आगे है, खुशी नहीं होगी। आपका दोस्त पास हो गया, खुशी नहीं होगी। फेल हो जाएगा, अंदर से खुशी हो जाएगी, हाँ बढ़िया हुआ फेल हो गया। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो स्वार्थीपन अगर कहें, सेल्फिशनेस, सेल्फिश है, ये स्वार्थी है। तो इस दुनिया में बेटा हर कोई स्वार्थी है। तो हमेशा माता पिता को छोड़ के कोई स्वार्थी नहीं होता, वो ध्यान रखना। माता पिता और गुरु, ये 3 लोग जो हैं वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं, और वो हमेशा आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके जीवन की तरक्की करने के लिए, आपके जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी। हमेशा ये कोशिश करेंगे बेटा वो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो हमेशा माता पिता और गुरु, क्योंकि गुरु क्या करना है इनको, आप पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता, गुरु को पता बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरा विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट हमेशा मुझसे आगे बढ़े। ये गुरु ये चाहता बेटा कि मेरा विद्यार्थी मुझसे हमेशा आगे बढ़े। गुरु को खुशी होती है, गुरु एकमात्र ऐसा होता है कि इसको अपने विद्यार्थी को आगे देख के खुशी होती है, पीछे देख के नहीं। बहुत समय पहले ही यहाँ एक मीटिंग में बात हुई थी कि एक स्कूल के टीचर आए थे यहाँ, तो स्कूल के टीचर्स ने मीटिंग में एक बात अच्छी कही थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल का मैं टीचर हूँ सर, पर मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा
प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, मेरे से बड़ी पोस्ट में अगर मेरा पढ़ाई हुआ बच्चा जाता है सर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये टीचर के लिए, गुरु के लिए तो काफ़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, उसको खुशी होती है। पर एक दोस्त को कभी खुशी नहीं हो सकती। 99% तो गिन ही लो, 1% अगर आपका अच्छा दोस्त है तो समझ लो बात अलग है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को कभी भी डिमोटिव नहीं करना है। खुद को जो करना है खुद के बल पे करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। माता पिता चरण स्पर्श करें, प्रतिदिन उनको प्रणाम करें। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों है, किस लिए है, इसकी नीति कब आई, ठीक है ना। प्रश्न सीधा सटा सकता है, CCE की फुल फॉर्म लिखो। अंग्रेजी में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। प्रश्न 2 बन गए, CCE की फुल फॉर्म लिखो। पहला ही प्रश्न, तो कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन, CCE की फुल फॉर्म हो गई। सतत व समग्र या व्यापक मूल्यांकन, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी आप इसको कह सकते हो। 2 प्रकार के क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुके हैं। अब बात करें बेटा इधर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई थी बेटा, इधर हम देखें तो हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986। याद करना बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, देख लेना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। पहला ही प्रश्न यहां से उठेगा कि CCE की सिफारिश कौन से राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत की गई थी? CCE की सिफारिश कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी? इसका आंसर हो गया 1986 की शिक्षा नीति जो थी, जिसके अंतर्गत CCE की सिफारिश की गई थी। CCE को NCF 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रश्न आ सकता है कि CCE को कौन से NCF के अंदर शामिल किया गया? CCE को NCF 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1986 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसको CCE को NCF 2005 के अंतर्गत बेटा शामिल किया गया। तो हमेशा इसको याद रखना, NCF 2005 और NCF 2009, क्योंकि NCF 2005 और 2009 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों का भी समावेश कर रखा है। क्योंकि NCF की बात करें बेटा तो NCF 2005 और NCF 2009 में जो कुछ शिक्षण से रिलेटेड जो बातें की गई हैं, शिक्षा से मिली जुली जो बातें हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है कि बच्चा होता है वो अगर पढ़ेगा, ठीक है ना, तो NCF का अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, अगर NCF 5 अगर बात करूँ तो नेशनल करिकुलम्स, ठीक है ना। तो अगर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की बात करेंगे 2005 में हम, तो NCF 2005 जो है उसमें बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से क्लासेज लगेंगी, क्लास का माहौल किस प्रकार से होगा, कितने समय की क्लास लगेगी, कब कब ब्रेक होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो NCF 2005 और 2009 में दे रखी है। फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है वो CCE का बेटा। CCE को क्या कहते हैं ऊपर देख लो लिखा हुआ, एक बार इसको रिकॉल कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं रिकॉल भी करवा रहा हूँ इसको, ऐसा ना हो कि सर ने पढ़ा दिया गया, ठीक है बेटा। तो CCE को NCF 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रश्न आ सकता है CCE को कौन सी राष्ट्रीय नीति में शामिल किया गया? राष्ट्रीय नीति 2005 में इसको शामिल किया गया, ठीक है ना। सेकंड, भारत में CBSE के द्वारा, अगर भारत की बात करें बेटा, भारत में अगर कहें CBSE जो है, भारत में जो है CBSE के द्वारा जो CCE है उसको 2009 से भारत में CBSE के द्वारा 2009, याद करना इसको, भारत में CBSE के द्वारा 2009 से कहाँ पे आया है? पहले ये कक्षा
9, याद करना शुरुआत पहले कक्षा 9 से हुई थी तथा 2010-11 में, अब कक्षा 9 में तो हो गई है, पर अगर कहें तो 2010 और 11 में कक्षा कौन सी आ जाएगी बेटा इधर? 10th में क्या किया, इसको लागू किया। तो प्रश्न बेटा ये आ जाएगा, प्रश्न पे आएंगे वापिस अपन कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है सर। तो प्रश्न ये आ जाएगा बेटा कि भारत में सीबीएसई द्वारा, सुनना, भारत में सीबीएसई द्वारा सीसीई को कक्षा 9 में कब शुरू किया गया? 2009 में। और 2009 में कौन सी कक्षा का संचालन सीसीई के अकॉर्डिंग, सीसीई के अनुसार शुरुआत की गई थी जिसकी? 2009। 2010-11 में सीसीई के अनुसार 2010-11 में कौन सी कक्षा का समावेश किया गया? 10th का, 10वीं का। तो ऐसे छोटे बड़े प्रश्न जो है वो आपके समक्ष होंगे अबसद में, ठीक है ना बेटा? यस। अब सीबीएसई के द्वारा कुछ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है कि परीक्षा किस प्रकार से होंगी, इसका फेज क्या होगा। अब हमने आजकल देखा है कि टेस्ट लिए जाते हैं, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, हाफ ईयरली का नाम सुना हमने, ईयरली का नाम सुना है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक, वार्षिक जिसको अपन बोलते हैं। तो सीबीएसई के द्वारा अगर देखें तो कुछ परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है बेटा। तो उन परीक्षाओं का आयोजन जैसे फेज ए, फेज 2 और ऐसे FA1, एक तो ये एग्जाम होगा इनके, इनमें परसेंटेज होता है सबका। जैसे देख लें यहाँ पे अपन बेटा, FA1 फर्स्ट फेज में जो एग्जाम होता है FA1, उसकी मार्किंग जो होगी वो 10% होगी बेटा। इसके बाद हम देखें तो FA2, उसकी मार्किंग अगर कहें तो 10% होगी। और देखें यहाँ पे तो SA1 जो है वो भी होगा यहाँ पे, उसकी मार्किंग अगर कहेंगे तो 30%। ऐसे ही 50% मार्क्स यहाँ से हो गए। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं कि अलग अलग मार्किंग होती है, ठीक है। FA3, FA4 और SA2 भी होगा, है ना। SA1 यहाँ हो गया तो SA2 भी है, वो भी ध्यान करना। अब SA2 जो है उसकी मार्किंग अगर कहेंगे 30% हो जाएगी। इसके बाद अगर कहें तो FA3 भी है और FA4 भी है, तो इसका भी 10% और इसका भी 10%, ऐसे ओवरऑल हो जाएगा 100%, ठीक है। बट डिवाइडेशन का मंथली एग्जाम लेते हैं कुछ टीचर हफ्ते में एक बार एग्जाम लेते हैं, फिर उसका कम्युनिकेशन करेंगे, जोड़ेंगे उन सभी को और मार्किंग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सामान्य रूप में वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर सीसीई जो है उसको अगर हम अपनाया सीबीएसई ने, तो फेज जो है अप्रैल से सितंबर के बीच जो एग्जाम होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मध्य जो एग्जाम होंगे उनको फेज के रूप में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वो यहाँ से आता है। और अभी हम देखें तो हमारे अगर कहें तो जो एग्जाम होते हैं, 8 का भी एग्जाम हुआ फिलहाल हमने देखा, तो उसमें देखा तो A1, A2 या A+, वहाँ पे हमने देखा तो A+ वाला भी फॉर्मूला चलता है, A+, A, B+, B, ठीक है ना। अब ये क्यों आया? अब इसको हम कोरिलेशन कर लेते हैं सीबीएसई में। सीबीएसई में क्या होता है? A1, A2, ठीक है ना, B1, B2, इस तरीके से C1, C2, D1, D2, E1, E2, ठीक है ना। तो D, E1 और E2 ये कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे संचार अगर कर सकते हैं, समझे अगर इसको हम छोटे रूप में बेटा, तो इसको ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम का अर्थ ये होता है कि ग्रेड, बच्चे को बेटा क्या दी जाएगी? ग्रेड। ग्रेड मतलब A1 देना या A+ देना है, A+ देना है या A1 देना है। अब बच्चे को ग्रेड क्यों दी जाती है? तो मैंने पहले ही शुरुआत में आपको ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो आंतरिक द्वंद्व के शिकार हो चुके थे। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके थे कि 1 नंबर 2 नंबर या जितना चाहते उतना परसेंटेज उनको ना मिलने पर वो सुसाइड वगैरह कर लेते थे, बहुत बड़ा कदम उठा लेते थे, ठीक है ना। एक से आपसे एक निवेदन करता हूँ इसी रूप में मैं कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपके द्वारा उठाया जाने वाला कदम आपके परिवार के चिराग को बुझा सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो मार्कशीट वगैरह जो आप देखते हो, रिजल्ट जो देखते हो, वो तो कागज़ का टुकड़ा है, पर आप अपने परिवार के लिए एक अनमोल रत्न हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हो। आपकी मार्किंग नहीं, वो आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाओ नंबर कम आए करके, बिल्कुल यहाँ कम तो आगे बढ़ के आगे जाएंगे। और जीवन में अगर ठोकर नहीं लगेगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमको किस मार्ग पे किस तरीके से चलना है। हम चल रहे किसी मार्ग से और हम खड्डे में जब तक नहीं गिरेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि खड्डा है, साइड से गाड़ी निकालनी है। वैसे ही बेटा ये डांट फटकार भी ऐसी चीज़ होती है। और हमें अगर मार्गदर्शन मिल रहा है और हमें कभी कभार ऐसा हो रहा है कि
समस्या हो रही है, डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, मार्किंग कम लाए, तो ये सब सीख होती है बेटा। ये जीवन जीने के तरीके होते हैं, सुख दुख तो आना ही है, तो इसको डिप्रेशन में लेने का कोई मतलब नहीं है बेटा। और अभिभावकों से भी निवेदन है कि बच्चे को फ्री छोड़े, अच्छे से पढ़े वो, और खुला दिमाग रहे उनका। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे अपन, यहाँ पे मैं लिखूं A1 A2, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है। B1 B2 C C1 C2, ये D E1 और E2। अब इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें मार्किंग तय कर रखी है, मतलब ग्रेडिंग का सबसे बड़ा अच्छी चीज़ बता दूं आपको ग्रेडिंग में, ग्रेड सिस्टम जहाँ मिलेंगे और बच्चा कभी फेल होता नहीं है, बच्चा फेल होगा ही नहीं। ग्रेडिंग में ए ग्रेड मिली है, खत्म, पास हो गया, ऐसे तो फेल ही होता है ए ग्रेड मतलब, ठीक है ना, A B C लास्ट, बाकी ई आ गया मतलब वो फेल ही है। बट इस ग्रेडिंग सिस्टम का तात्पर्य यही है बेटा कि ग्रेड आई है मतलब खत्म, बच्चा पास तो हो गया है, मतलब बच्चा परेशान ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को अपनाया गया है इसके लिए। प्रश्न ये आता है कि 91 to 100 कौन से ग्रेड में आता है? 81 to 90 कौन से ग्रेड में आता है? ये प्रश्न आ चुका है रीट में भी, कंपटीशन एग्जाम की बात करो तो उसमें प्रश्न आ चुका है। ये 90 दे दिया था यहाँ पे, 90, ठीक है। और 92 से 100 ये भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। 92 से 100 देगा तो भी यही होगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि 91 कहा था सर ने, वो या तो 92 आ गया हमारे पास। अब क्या करें, क्या करें, कॉमन सेंस यूज करना है और देखना है भाई 91 से 2 3 4 कितना भी आ जाए और 100 आ गया तो A1 में आएगा, A+ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान ये रखना आपको। 71 से 80, इसके बाद हम देखें 61 से 70, इसके बाद देखें 51 से 60, इसके बाद देखें 41 से 50, 33 से 40, मतलब समझ जाओ यहाँ तक तो आप 5 चल रहे हो और लास्ट D तक 5 में आ गए हो, मतलब 5 हो कम से कम 33% बन गए आपके। फिर आप E में आ गए 32 से लेके 21 और C2 में तो 21 से भी कम, सॉरी E2 में, ठीक है। मतलब A B ये टॉपर्स की श्रेणी में आएंगे। मतलब समझ जाना अगर आप B ग्रेड में हो, B2 तक भी हो या B ग्रेड में भी हो तो कम से कम आप फर्स्ट क्लास हो। और C ग्रेड वाले देख लो अब ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, 51 to 60, क्या बात है, सेकंड मानो इनको? नहीं, फर्स्ट है भाई, हम भी फर्स्ट हुए। क्यों फर्स्ट हुए? क्योंकि C1 ग्रेड में 51 से लेके 60% मार्किंग ऐड होती है। हमारा 60 बना होगा तो हम भी फर्स्ट क्लास हुए हैं। तो माइंड ऐसे पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव क्यों चलेगा बता? तो इसके आने का बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा है। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके आने से कि बच्चों में अंतर्द्वंद, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, दुख, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और बच्चा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा। हाँ, नंबर ऑफ, इसके नंबर्स भी आते हैं, बाद में जो शीट दी जाती है उसमें नंबर्स भी दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है बेटा। प्रश्न अब एक और आने वाला है, आपको पूछता हूं मैं। पूरे सत्र में FA1 परीक्षा होती है, पूरा सत्र जो चलेगा पूरे सत्र में FA1 एग्जाम होगा। प्रश्न ये आ सकता है कि पूरे सत्र में FA1 परीक्षा, FA1 एग्जाम, इसको परीक्षा लिख दो हिंदी में, परीक्षा जो होगी वो कितनी बार होगी? तो प्रश्न आ सकता है कि FA1 जो होगी या FA एग्जाम अगर कहें, F और A जो पूरे साल में अगर कहें, पूरे सत्र में कहें, तो वो कितने बार होगी बेटा? 4 बार। ये याद कर लेना इसको, 4 बार FA1 का एग्जाम होता है। और SA1 की बात करें, SA1 की बात करें तो SA की परीक्षा जो होगी वह साल में 2 बार। तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं? SA1 का मतलब अपने नज़र में हाफ ईयरली होता होगा 6 महीने में, और ईयरली मतलब अर्धवार्षिक, वार्षिक हो गए, और इनको टेस्ट की श्रेणी में ले लो याद करने के लिए, ठीक है। टेस्ट 3 होते हैं, अपन 4 टेस्ट गिन लेते, क्या फर्क पड़ता है। अब राजस्थान के अंतर्गत हम कहें तो SIQUE प्रोजेक्ट के तहत CCE प्रारंभ किया गया। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें
कि राजस्थान के अंदर अब राजस्थान के अंदर CCE आया, तो राजस्थान के अंदर जो CCE आया बेटा, वो CCE जो राजस्थान के अंतर्गत आया वो कैसे आया, तो SIQE के अंतर्गत हम कहें बेटा, इसके तहत ही राजस्थान के अंदर CCE आया है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये होता है कि SIQE, अब SIQE के माध्यम से 2015 में CCE प्रोग्राम लागू किया गया। प्रश्न आ सकता है SIQE के अंतर्गत कब CCE प्रारंभ किया गया, कब CCE प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो कब प्रारंभ किया गया बेटा, 2015 में। SIQE में CCE लाया गया, प्रारंभ किया गया, तो 2015 में बेटा इसको शुरू किया गया। अब SIQE के अंतर्गत चलाए गए कुछ प्रोग्राम हैं, हम देखें SIQE जो है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें CCPB होता है, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट पेडोलॉजी, ABL भी होता है, CCE भी आ गया इसके अंदर ही, SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इक्वलिटी एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर इक्वलिटी एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर इक्वलिटी एजुकेशन आप लिख सकते हो, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट पेडोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो ये तो हो गया CCE का। आगे हम बढ़ेंगे बेटा इधर, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राजस्थान में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। राजस्थान में अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें, अब राजस्थान में हमें शिक्षा प्रणाली देखनी है तो पहले हम SA1 के एग्जाम होंगे यहाँ, फिर SA2 और फिर SA3। अब इसमें नंबर ऑफ मार्किंग क्या होगी, 45% मार्क्स यहाँ से आएंगे, 40% मार्क्स यहाँ से काउंट होंगे और 50% काउंट जो नंबर होंगे वो काउंट यहाँ से होंगे। मतलब ओवरऑल हम कहें राजस्थान के अंतर्गत अगर कहें तो ABC ग्रेड को भी शामिल किया गया कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड अगर देखें तो राजस्थान के अंदर भी शामिल किया गया है। और राजस्थान में शिक्षा प्रणाली में हम देखें तो SA1, SA2 और SA3 के अंतर्गत 45% मार्किंग जो होगी, नंबर वो SA1 के जो एग्जाम होंगे वहाँ से लिए जाएंगे, फिर SA2 से और SA3 में जो है। अब CCE के अंतर्गत बालक के केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि बालक के शिक्षा के लेवल को नहीं देखना है। CCE इसीलिए आया है, ये CCE को आप देख रहे तो इसीलिए आया है कि बालक के अंदर हमेशा उससे शिक्षा के लेवल को नहीं देखना है, बल्कि सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। उसका सह शिक्षा के साथ में और कहाँ कहाँ पर उसके पक्ष अच्छे हैं उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए CCE के अंतर्गत सतत से तात्पर्य बालकों की सीखने की गति को लगातार आगे बढ़ाना है। सतत, अब CCE में अगर C की फॉर्म देखें, सतत या व्यापक मूल्यांकन हमने देखा था, ठीक है। तो सतत का मतलब देखें तो बच्चा जो है वो किस प्रकार से पढ़ रहा है, बच्चा जो है वो किस प्रकार से पढ़ रहा है और बालक की जो सीखने की जो गति है उसको लगातार आगे बढ़ाना है। बालक की सीखने की गति को लगातार आगे बढ़ाना है। मतलब पहले C का अर्थ ये हो गया कि बालक की जो सीखने की गति है उसको लगातार क्या करना है बेटा, सतत मतलब आगे बढ़ाना है। समग्र, व्यापक जिसको कहते हैं, समग्र को कहते हैं व्यापक। व्यापकता और समग्रता का अर्थ ये होता है बेटा कि केवल ज्ञान का ही विकास करना नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अब एक C का हो गया सतत, एक C से आ जाएगा फिर से क्या हो जाएगा कि बालक के एक क्षेत्र का विकास करना ही नहीं होता बेटा। बालक में एक क्षेत्र का शिक्षा का क्षेत्र ले लो, उसको लेके ही इसका विकास करना नहीं होता है। इसका अर्थ समग्र, नाम से स्पष्ट बेटा, नाम से स्पष्ट समग्र, और जिसको कहते हैं व्यापक।
व्यापक बहुत ज़्यादा सीमाएं नहीं है इसकी, समग्र मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समग्र है, ये तो बहुत व्यापक है, मतलब इसका प्रसार बहुत ज़्यादा है। तो समग्र का तात्पर्य ये होता है कि बालक में केवल ज्ञान का ही विकास न करना बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, मतलब ज्ञान के अलावा, ज्ञान के साथ साथ कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना भी इसके अंतर्गत CCE का अंतर्गत आता है। तो सही बात है ये, तो बालक के एक क्षेत्र का विकास ही क्यों हो, बालक के एजुकेशन का विकास ही क्यों हो। अगर ऐसा होता तो भारत के जो एथलेटिक्स है, चाहे बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, बैडमिंटन हो, तो ये तो अलग है, क्योंकि बालक का अगर सर्वांगीण विकास हुआ है तो बच्चे अच्छी तरीके से जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जा रहे हैं और अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें, CCE का उद्देश्य सिखाने के लिए सीखता है। CCE का उद्देश्य क्या है, प्रश्न आ सकता है, CCE का उद्देश्य, तो लिखना इसका सिखाने के लिए सीखता है। तो CCE का उद्देश्य बेटा ये है कि हमेशा सिखाने के लिए सीखना होता है। नेक्स्ट हम देखें, CCE प्रणाली व्यापक रूप से पूरे देश में लागू है। हम कहें तो CCE जो है वो बहुत ही व्यापक रूप में पूरे देश में लागू हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो CCE के अंतर्गत हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा। हम कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो सोपान वगैरह हैं, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हम कहें तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, षटमासिक और वार्षिक। षटमासिक और वार्षिक को तो अब समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ आ रहा है दैनिक, अब मैं लिखता हूँ दैनिक, सोचना पहले क्या होता फिर मैं समझाता हूँ एक एक को। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, षटमासिक और वार्षिक, ठीक है। अब क्या होता है, अब दैनिक मूल्यांकन क्या होता है और किन के लिए होता है बेटा, तो सोचना, जो प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होंगे उनकी प्रगति के लिए, उनको आगे अग्रसर कराने के लिए, उनका दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए जो अध्यापक होगा वो उनका दैनिक मूल्यांकन करेगा। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके छात्रों की प्रगति के लिए जो अध्यापक होगा वो इसका लेखा जोखा क्या करेगा बेटा, तैयार करेगा और इसका मूल्यांकन करेगा। प्राथमिक कक्षा के जो छात्र जो हैं उनको प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाता है बेटा, क्योंकि शिक्षक ध्यान में रखते हुए आगामी अधिगम क्रिया को संपन्न कराता है। मतलब ध्यान में रखेगा कि आगामी जो सीखने की जो प्रतिक्रियाएं जो हैं, जो क्रियाएं जो किस प्रकार से संपन्न करानी है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है साप्ताहिक। अब साप्ताहिक के अंदर बेटा क्या होगा कि जो छात्र जो है उसकी प्रगति को जानना पड़ेगा। उसकी प्रगति को जानने के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है, और साप्ताहिक मूल्यांकन में हम कहें तो एक विधि का प्रयोग कराया जाता है। उस विधि का नाम है ड्रिल विधि। प्रश्न आ सकता है कि ड्रिल विधि का संबंध किससे है, ड्रिल विधि, साप्ताहिक मूल्यांकन में ड्रिल विधि आती है, ध्यान रखना। तो ड्रिल विधि जो है उसके आधार पर कविता, गीत, पहाड़े, गिनती आदि सिखाते हैं। अब ड्रिल विधि के अंतर्गत प्रश्न आ सकता है कविता, कहानी, संगीत, ये कौन सी विधि में आते हैं, तो ड्रिल विधि, ये ड्रिल विधि में लिखा है उसके अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखना। ड्रिल विधि के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, और ड्रिल विधि के अंतर्गत कहानी, कविता, संगीत वगैरह आते हैं। ये सीखने का काम सारा साप्ताहिक के अंदर होगा और ड्रिल विधि को याद रखना इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम कहें तो मासिक मूल्यांकन। मासिक मूल्यांकन में क्या होगा कि छात्रों के ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला, गणित एवं तर्क की योग्यता को मासिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब एक महीने में एक बार इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे के पास कितना ज्ञान है, वाचन कला कैसी है इसकी, गणित का ज्ञान इसके पास कैसा, तर्क शक्ति इसके पास कैसी है, उसका मूल्यांकन बेटा मंथली किया जाएगा। अब षटमासिक में तो पता ही है आपको, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम भी कराए जाते हैं हाफ ईयरली में, ठीक है ना। फिर आपका जो मार्कशीट रहेगा वो कहाँ दिया जाएगा, घर पे दिया जाएगा, अभिभावक उस पर सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग का भी डिसाइड किया जाता है। तो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा षटमासिक परीक्षा जो है वो अधिक भयग्रस्त होती है। देखो अब भयग्रस्त क्यों है, हाफ ईयरली भयग्रस्त होती है। अब टेस्ट दे देंगे अपन, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट देंगे, टेंशन नहीं होगा। 10-10, 20-20 नंबर के होंगे वो टेस्ट, स्कूल वाले अपने अनुसार करते हैं 10-10 मार्क्स के, तो वो टेंशन नहीं है। बट अर्धवार्षिक हो रही है, आधा कोर्स आएगा, ऐसे भय में आ गए।
पर आपने अगर पढ़ा है कभी कभार, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो ध्यान रखना कि आपने जो पढ़ा है उसी के अंदर से बेटा प्रश्न आते हैं, और आपने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट आपने दे रखे हैं, तो आप जो पढ़ोगे वही कोर्स को, सिलेबस को कंट्रोल वहाँ पे किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, भय में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो संपूर्ण जो आख्या जो है वो संपूर्ण जो प्रगति के लिए, अर्धवार्षिक की प्रगति के लिए, वो पूरा लेखा जोखा जो है वो अर्धवार्षिक के लिए तैयार किया जाएगा। और लास्ट का तो आ गया वार्षिक, पता ही है सबसे अंतिम में होने वाला एग्जाम वार्षिक ही होता है, और वार्षिक के अंदर छात्र का पूरा मूल्यांकन किया जाता है, और पूरे मूल्यांकन के आधार पे उसकी वार्षिक प्रगति जो होगी उसका लेखा जोखा जो होगा वो रखा जाएगा बेटा यहाँ पे, इससे कि बालक जो होगा वो संतोषजनक, मात्रात्मक जो संदर्भ में जो उपयुक्त है, मानक जो है उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो परिणाम है उससे ऊपर उठेगा, और उसमें अधिक से अधिक दक्षताएं जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। वो किस प्रकार से मार्किंग को लेता है, किस प्रकार से उसके मार्क्स हैं, उसने कितनी प्रगति की, वो कितना आगे बढ़ा, वो सारी चीज़ें बेटा इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना बेटा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो इंपॉर्टेंट फेज थे वो हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि जो बालक जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के, राजस्थान में देखें या स्टेट के अंदर हम देखें, NCERT CBSE के अंदर हम देखें, या दोनों में अलग अलग इसमें वेरिएशंस होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए अलग होता है, माध्यमिक के लिए अलग होता है, सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग होता है। तो अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग मापन तैयार किए जाते हैं। बच्चे के मानसिक स्तर को देख के अध्यापन कराना भी अलग होता है। अलग अलग बच्चे आएंगे तो उनको अलग अलग तरीके से अध्यापन कराना पड़ेगा। एक फ्लो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे क्रिम माइंड होते हैं जिनको एक बार पढ़ाओ समझ में आता है, कुछ बच्चे कुछ लोअर होते हैं उसको 2 बार बोलना पड़ेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनको रिकॉल बार बार कराना पड़ेगा तब वो समझ पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को लेकर ध्यान में रखनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है बेटा। आज की क्लास और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। टेक केयर, बहुत हैव अ गुड डे।